देखो, आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में ना लास्ट 5 मॉक्स में मेरा जो स्कोर आया है वो आया 62.86, 69, 63, 66.64 एंड 63.21। और ये कोई फेक स्क्रीनशॉट्स नहीं है। एक्चुअल में क्या है, मैंने इनको ना लाइव सॉल्व करके ना अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर रखा है। तुम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, और अगर तुम्हें अप्रोचेस देखनी हो तो वहाँ से देख सकते हो। और मेरे एक्चुअल एग्जाम के अंदर भी ना 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसके अंदर मेरा स्कोर था 57.50, एंड कट ऑफ वहाँ की उस टाइम पे 48.50 थी। और 2024 के प्रीलिम्स में मेरा स्कोर था 57.18 एंड कट ऑफ वॉज 49.21। तो अगर आप लोग अभी भी 45 से 50 पे अटके हो ना, तो आज मैं एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आया हूँ। बस स्ट्रैटेजी जानने से पहले ना आप इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करने के बाद हाइप कर देना। और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल बस 5,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने वाला है, तो प्लीज़ वो करवा दो। ठीक है, अब हम स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं। देखो, इस स्ट्रैटेजी के अंदर ना मैं कोई टीचर्स की या फिर मॉक की या कोई पीडीएफ की बात नहीं करने वाला। मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर तुम 45 से 50 पे तुम हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे कोई ना कोई रिसोर्सेज ऑलरेडी होंगे, तो उनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो मेन चीज़ अपनी सुधारनी है वो है एग्ज़ाम अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी। इस पे तुम्हें काम करना है। एक्चुअल में क्या है, 2024 के टाइम पे ना पैटर्न अलग था। उस टाइम पे सारे के सारे क्वेश्चन इनटू वन, सारे के सारे 1 मार्क्स के थे। बट 2025 के अंदर पैटर्न चेंज हो गया था। और इस टाइम पे जो पैटर्न चेंज हुआ था ना, ये एक्चुअल में हमें पेपर में बैठने के 10 मिनट पहले पता चला था कि पैटर्न चेंज है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन के अंदर ना सिर्फ ये लिखा हुआ आया था कि रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, क्वांट्स में 35 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। बट कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा एग्जैक्ट कोई डिटेल्स अपने पास नहीं थी। तो उस टाइम पे हम प्रैक्टिस भी जो कर रहे थे ना, प्रैक्टिस हम ये कर रहे थे कि रीजनिंग का हम एक पजल लेके चल रहे थे। एक पजल आएगी बड़ी सी 2 नंबर की, तो 10 नंबर वहां हो गए, बाकी 30 क्वेश्चन आएंगे सिंगल सिंगल मार्क के। तो वैसे हम लेके चल रहे थे 40 नंबर वैसे आएगा। इंग्लिश का तो वही नॉर्मल था कि 30 का एक। और कॉन्ट्स में हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमारा जो स्पीड मैथ्स का पार्ट होगा वो हमारा आधे नंबर से आधे नंबर का हो जाएगा, बाकी सारे एक एक नंबर के हो जाएंगे। बट लेकिन पैटर्न चेंज था। पैटर्न क्या था? पैटर्न में ये था कि हमारे रीजनिंग के अंदर जो 35 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन 1.14 के मल्टीपल में थे। वन इसके आगे ना पॉइंट समथिंग और भी है, तो 1.1452 समथिंग है। तो मैंने राउंड ऑफ लेके 2 डेसिमल प्लेस ले ली है। तो जो रीजनिंग के अंदर तुम कोई भी क्वेश्चन करो उसका तुम्हें 1.14 नंबर मिलता है। तो ऐसे करके तुम्हें 40 नंबर के मिल जाएंगे। सेम इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चन पे 1 नंबर है, तो 30 मिल जाएंगे। और क्वांट्स के अंदर 35 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन करने पे तुम्हें 0.85 नंबर मिलता है, तो जाकर 30 नंबर मिलते हैं। तो ऐसे करके तुम्हारे 100 नंबर है। अब तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी में ना हमें ये चूज करो कि तुम्हारे 16 अगर तुम्हें 60 नंबर स्कोर करने हैं, तो वो 60 आए कैसे। जो मैं ट्रिक यूज करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि जहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स है, सबसे ज्यादा मार्क्स है अपने रीजनिंग के अंदर 40 नंबर है, तो सबसे ज्यादा नंबर भी मेरे रीजनिंग में से ही आने चाहिए। तो मैं रीजनिंग का लेके चलता हूँ, कम से कम मेरे 30 नंबर आए हैं। ठीक है। और इंग्लिश में मेरा 30 नंबर का। इंग्लिश देखो बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है कि किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी की नहीं होती। कोई हिंदी मीडियम से होता है, इंग्लिश मीडियम से होता है। तो मैं मिनिमम मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट 15 तो तुम्हारे आने चाहिए चाहिए इंग्लिश के अंदर। ठीक है। और सेम चीज़ क्वांट्स में देखो, सेम वही है कि क्वांट्स बहुत लोगों की अच्छी नहीं होती, क्योंकि मेरी भी खुद अच्छी नहीं है। इसलिए मैं मुझे पता है कि क्वांट्स अच्छी करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो इसके अंदर भी मैं इसके 15 लेके चल रहा हूँ। अब इनको अचीव करने के लिए तुम्हें कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? देखो, रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स लाने के लिए तुम्हें कम से कम 26 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और इंग्लिश के अंदर 15 नंबर लाने के लिए तुम्हें 15 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। और क्वांट्स के अंदर तुम्हें 15 नंबर लाने के लिए कम से कम 18 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तब जाके तुम्हारे इतने नंबर आएंगे। अब ये नंबर तुम्हारे पास आएंगे कैसे, कि तुम्हें कौन कौन से कैसे कैसे करने हैं। तो देखो, इसके लिए मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो देखो, रीजनिंग का सेक्शन अगर देखते हैं सबसे पहले, तो रीजनिंग में ना जो मेन मेजर पार्ट होता है वो होता है सेटिंग का और पजल का। तो आई सजेस्ट कि तुम अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तो इन 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 सब की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। सेटिंग के अंदर स्क्वायर टाइप की, सर्कल टाइप की और ट्राइंगल की, इन सब की करो। अगर तुम वो क्वेश्चन देखते हो कि भाई रोम्बस आ रखा है, या फिर क्वाड्रेटिक इमेजेस आ रखी हैं, या फिर पैरेललोग्राम वगैरह, या फिर हेक्सागन ऑक्टागन आ रखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन ना मॉक सीरीज में और पीडीएफ में देखने में अच्छे लगते हैं। ये एक्चुअल एग्जाम्स के अंदर नहीं आता है इतना कोई हैवी क्वेश्चन। हमेशा सेटिंग के अंदर स्क्वायर सर्कल और ट्रायंगल ही आता है। ठीक है। तुम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। पजल के अंदर डेजिग्नेशन टाइप की पजल, फ्लोर एंड फ्लैट की, सिंपल फ्लोर की, ईयर बेस की, और एक और मैं लिखना भूल गया, बॉक्स बेस की।
बॉक्स बेस जो इंडिपेंडेंट होता है ना उस वाले की, इनकी प्रैक्टिस करो। इसमें बस एक एक वो आती है क्लासिफिकेशन वाली। क्लासिफिकेशन में जैसे मैं तुम्हें एक लिख के दिखाता हूँ। जैसे क्लासिफिकेशन में होता है ना कि जैसे अपना मान लो कोई इंस्टीट्यूट दे दिया कि इंस्टीट्यूट ए है, इंस्टीट्यूट बी है, इंस्टीट्यूट सी है, और तुम्हें बोल दिया कि 9 लोग बिठाने हैं, और कंडीशन दे दी कि दो मिनिमम मिनिमम 2 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं। ऐसे वाले तुमने क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस ना एक्चुअल में पीओ उसमें करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये वाले क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि इसको अवॉइड करा करो। अगर पजल सेटिंग की बात आती है तो मैं को सिर्फ एक क्वेश्चन ये वाला लगता है जो थोड़ा सा टफ लगता है, और एक क्लासिफिकेशन वाला, जैसे क्लासिफिकेशन में जिसमें नेगेटिव डेटा ज़्यादा दे रखा होता है कि मान लो कोई डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स दे रखी है हमें, और नेगेटिव डेटा दे रखा होता है कि ए जो है ए इसमें नहीं है, ए इसमें नहीं है, ए इसमें नहीं है, बी जो है वो इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है। तो नेगेटिव डेटा वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो वाले क्वेश्चन, बस ये 2 टाइप के क्वेश्चन कम अवॉइड करा करो थोड़े। ठीक है, उसके बाद रही बात इसमें, तो देखो इस ये जो पजल एंड सेटिंग आती है ना, ये कम से कम 5 तो आती हैं। तो 25 क्वेश्चन तो कम से कम इसके आते हैं। तो तुम एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम्हारे 4 तो कम से कम तुम करो। 4 करने से क्या तुम्हारे 20 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे आराम से। और बाकी जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मिसलेनियस के। अब मिसलेनियस के अंदर देखो तुम्हारा सिलोगिज्म आएगा, इनइक्वालिटी आएगा, फिर चाइनीज कोडिंग आएगी, उसके बाद तुम्हारा ब्लड रिलेशन आएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस आएगा, और तुम्हारे सिंगल सिंगल वर्ड्स के जैसे एक तो तुम्हारा मिसिंग क्या कहते हैं, वर्ड अरेंजमेंट जो आता है ना तुम्हारा, जैसे मीनिंगफुल वर्ड आ गया वो आएगा, और एक तुम्हारा नंबर वो दे रखा होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड निकालो, वो वाले क्वेश्चन आएंगे। तो वो मिला जुला के 10 क्वेश्चन आते हैं सारे मिला के। इन 10 में से एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम्हारे 7-8 तो होने चाहिए। अब तुम ये सोचो कि हम पहले मिसलेनियस करेंगे ढूंढ के, उसके बाद हम पजल सेटिंग करेंगे, तो देखो वो चीज़ ना करनी घर में बहुत ईजी रहती है, क्योंकि घर में क्या तुम्हारे पास खुद का लैपटॉप होता है, खुद का माउस होता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है। बट अगर तुम नए हो, देखो तो पुराने वाले बच्चे जो होंगे ना, पिछले साल वाले बच्चे, उनको पता है कि कैसा सेंटर हमें मिलता है और कैसे वहाँ पे माउसेस और पीसीस होते हैं वहाँ पे जो सब। और वो दिक्कत हर स्टेट में हर एक स्टूडेंट के साथ है, हर एक सेंटर की सेम कहानी है। कंप्यूटर वहाँ के बहुत स्लो होते हैं और तुम्हारा माउस बहुत स्लो होता है। तुम ये चीज़ भूल जाओ कि तुम ये चीज़ कर लो कि पहले हम मिसलिनियस कर लेंगे उसके बाद पजल कर लेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि एक एक फॉरवर्ड करने में ना एक एक 2-2 3 सेकंड वेस्ट होते हैं, क्योंकि वो स्किप करता है, फिर रिलोड होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आई सजेस्ट कि एक गो में जाओ। एक गो में जाने में बस अगर बीच में ऐसी वाली पजल आए या फिर ब्लड रिलेशन आए तो उसको स्किप करो पहले, और बाकी क्वेश्चन पहले करो। ठीक है, तुम वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करने में तुम्हारे कम से कम 26 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक पजल तुम्हें ना देखते समझ में आएगी, एक पजल तो हार्ड होगी वो बहुत हार्ड होती है, वो नहीं बनती, वो दिखी जाती है, तो उसको छोड़ देना, बाकी 4 पजल आराम से कर लेना पजल सेटिंग। ठीक है, बाकी अब बात करें इंग्लिश की। देखो इंग्लिश का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो बहुत सिंपल होता है। ऐसी ही पैटर्न आता है हमेशा कि आरसी के तुम्हारे 10 क्वेश्चन आएंगे, क्लोज टेस्ट या फिर पैराजम्बल में से एक आएगा, और 5 क्वेश्चन का होगा। एरर के तुम्हारे 5 क्वेश्चन आएंगे, और ये टॉपिक्स हैं वर्ड अरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड यूसेज। इन सब के 10 क्वेश्चन मिला के आते हैं, तो 10, 20 और ये 30 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अब जो मैं अटेम्प्ट करता हूँ, मैं हमेशा आरसी में से एटलीस्ट 10 में से कम 7 क्वेश्चन तो करूँ। ठीक है, 7 करें। और जो अपना ये वाला क्वेश्चन है 10 नंबर का, ये वाला जो पार्ट है, इसमें से भी मैं ट्राई करता हूँ कि 7 क्वेश्चन करूँ। ठीक है, तो 7 और 7 14 हो गए। मुझे करने कितने थे? 15 करने थे। अब मैं ट्राई करता हूँ कि क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल में से ना एटलीस्ट मैं 2 तो करूँ, क्योंकि देखो क्लोज टेस्ट की वो कैप भी थोड़ी सी टफ आती है, और पैराजम्बल तो थोड़ा आते टफ है। तो अगर पैराजम्बल होता है ना, तो मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस तो मैं एटलीस्ट निकाल लूँ। बाकी 3 अगर नहीं मिल रहे तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, 2 मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। बाकी क्लोज टेस्ट में बस मेरा ये होता है कि पहले मैं 2 ट्राई करता हूँ और क्लोज टेस्ट में मैं 3 ट्राई करता हूँ। ठीक है, एरर वाले क्वेश्चन मैं देखते ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि देखो एरर वाले जो अपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं कि मान लो एक जैसे एक पूरा बड़ा सेंटेंस है और उसको हाफ ऑफ कर रखा है, ए बी सी डी, और इसमें एरर बताना है, तो ये वाले क्वेश्चन फिर भी करने लायक होते हैं। बट लेकिन पीओ का प्री है, पीओ के प्री में क्या है, अलग अलग सेंटेंस आते हैं कि ए पूरा आएगा, बी पूरा आएगा, सी पूरा आएगा, डी पूरा आएगा। तो एक तो पहले बात इनको पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा, उसके बाद तुम एरर निकालोगे और टाइम जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ अवॉइड ही करूँ, क्योंकि मेरा टारगेट मैं लेके चलता हूँ अपना 15, एटलीस्ट 15 तो निकालूँ। 15 निकालने के बाद टाइम बचता तो मैं हाँ उसके बाद करता हूँ। और मेरी हमेशा ना इसमें मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं 10-10 मिनट देता हूँ, कि मान लो 10 मिनट है मेरे स्टार्टिंग के, वो उन क्वेश्चन को देता हूँ, जैसे ये वाले क्वेश्चन हो गए मिसली, ये वर्ड अरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट वगैरह, और क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, इन सबको मैं 10 मिनट देता हूँ। और आखिरी के 10 मिनट देता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ आरसी को।
आरसी को मैं कभी भी स्किमिंग नहीं करता कि मैं पूरा स्किम स्किम कर लूँ और आंसर्स कर लूँ, क्योंकि पीओ का प्रीलिम्स है, उसमें स्किमिंग से काम नहीं चलता। क्योंकि इसमें क्या है, जब तक तुमने उनको पढ़ा नहीं होगा डिटेल में तब तक तुम आंसर्स नहीं कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन इन्फरेंस बेस्ड के आते हैं, इन्फरेंस बेस्ड वाले क्वेश्चन तुम तभी कर पाओगे जब तुमने आरसी को ढंग से पढ़ा होगा। तो ये सजेशन है कि आरसी को कभी भी स्किमिंग मत करना। क्लर्क वाले में फिर भी स्किमिंग चल जाती है, बट पीओ के प्री में ना स्किमिंग नहीं चलती है इतनी, क्योंकि बहुत चीज़ें खराब हो जाएंगी उसमें। ठीक है, तो जितना तुम ज़्यादा पढ़ोगे उतना, तो एटलीस्ट मैं टाइम देता हूँ, 10 मिनट पर मिनिमम देता हूँ। और अगर मान लो मेरा ये वाला सेक्शन थोड़ा ज़्यादा टाइम खा ले तो मेरा 12 मिनट देता हूँ मैं इस वाले सेक्शन को, और 8 मिनट देता हूँ आरसी को। 8 मिनट के नीचे मैं आरसी में नहीं जाता। तो अगर मेरे को मान लो इसमें ज़्यादा टाइम लग भी रहा है और मेरे को दिख रहा है घड़ी में मेरे 8 मिनट बचे हैं, तो मैं आरसी पे स्विच मार लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है आरसी में नंबर मेरे निकालने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा मेजर पार्ट आरसी से ही है। और आरसी आरसी इतना ईजी आता है कि तुम अगर तुम पढ़ रहे हो ढंग से तो तुम कर पाओगे इन्फरेंस बेस्ड वाले क्वेश्चन और वगैरह। क्योंकि तुम मेरे ये काम करना, मैंने ना मॉक जो डाल रखे हैं ना, वीडियो डाल रखी, तो उसमें मैंने तुम्हें ना करके भी दिखा रखी है आरसी वगैरह की, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। मैं हमेशा कम से कम 3 से 4 मिनट देता हूँ आराम से, कि पढ़ के पूरा उसको आराम से पढ़ता हूँ आरसी को, उसके बाद क्वेश्चंस करता हूँ और बहुत आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ये इंग्लिश की स्ट्रैटेजी ये रहती है सिंपल, 15 क्वेश्चन निकालने की। और ऑब्वियसली बताए, तो तुम 15 करोगे ना, 15 करोगे उसके बाद थोड़ा टाइम दोगे तो आराम से तुम्हारे 16 होंगे, 17 होंगे, 18 होंगे, 19 होंगे। अगर देखो अभी ये मॉक की बात करो, मॉक के अंदर ना मैं अभी तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरे 26 या फिर 27 अटेम्प्ट होते होते हैं अभी के टाइम पे। बट एक्चुअल पेपर में जब मैंने यहाँ पे मेरा 57 स्कोर आया इस टाइम पे, मैंने हार्डली 22 के ऊपर कभी नहीं गया। मैं 22 के ऊपर कभी नहीं गया, और मेरा हमेशा स्कोर, मेरा एक बार तो 19 था लास्ट टाइम पे, 2025 में 19 था, और आई थिंक सो 24 में मेरे को याद नहीं, शायद 18 होगा, ऐसे कुछ स्कोर है आई थिंक सो। मेरे को 1900 मेरे को श्योर है कि 25 मेरा 19 था, और मैंने 22 कुछ नहीं करे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये तीन तीन चीज़ें कर लो। ठीक है, और रही बात क्वांट्स की, अब देखो क्वांट्स का जो पैटर्न होता है वो होता है डीआई का। डीआई में 3 आती है, अप्रोक्सीमेशन 5 आती है, नंबर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक आता है, और अरिथमेटिक 10 क्वेश्चन की आती है। ठीक है, अब ट्राई करो कि अब डीआई में ना, डीआई में 3 में से एटलीस्ट 2 तुम्हारी बनने वाली होगी। 2 तुम करो, 2 से तुम्हारे कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे तुम्हारे 10 क्वेश्चन बन गए ऑलरेडी। अप्रोक्सीमेशन के पाँचों पाँचों करने हैं तुम्हारे, यहाँ 5 हो गए। नंबर सीरीज, अगर देखो नंबर सीरीज आएगी तो हो सकता है कि तुम्हारे 5 में से 3 बने, हो सकता है 3 बने। और अगर क्वाड्रेटिक आएगी तो 5 से 5 बनाने ही बनाने हैं। क्वाड्रेटिक बहुत ईजी होती है, कर लोगे तुम। अगर क्वाड्रेटिक अगर तुमने साइन मेथड नहीं पढ़ रखे तो साइन मेथड पढ़ लो, बहुत काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अगर साइन मेथड में अगर मान लो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अब मैंने इसको याद कैसे कर रखा है, जैसे मैंने इसको याद कर रखा है नीपो से। नी का मतलब नेगेटिव, पो का मतलब पॉजिटिव, तो नी पो इज इक्वल टू पोपो, तो नी पो पोपो। अब ऐसे इसका होता है पोपो का होता है नी, उसके बाद पोपो नी का होता है पोनी, उसके बाद और कौन सा बचा, नीपो पोपो नी, और पोनी का होता है नी नीपो पोपो। अब एक मैं भूल गया, खुद ही भूल गया, मतलब क्योंकि मैंने ये अपनी स्ट्रैटेजी में बताया नहीं था वैसे मैं इसको। ठीक है, तुम याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन की तुम्हें इसकी नीड तुम्हें नहीं पड़ेगी एक्चुअल में। जब तुम इतना तुम कर लोगे ना, यहाँ से 5 करने के बाद तुम्हारे यहाँ से आराम से 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही तुम्हारी स्ट्रैटेजी की पूरी मैं तुम्हें बता दिया। यहाँ पे तुम 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि डीआई के अंदर तुम पाँच करो, 2 डीआई करोगे 10 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन 5 करोगे तुम्हारे 5 हो जाएंगे। नंबर सीरीज तुम 3 करोगे तो तुम्हारे 15 और 18 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर क्वाड्रेटिक 5 तो तुम्हारे 20 हो जाएंगे। और तुम्हारा टारगेट कितना है, तुम्हें 18 करना था, 18 से तुम 2 एक्स्ट्रा ही कर रहे हो। बाकी अरिथमेटिक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें करनी तो करनी नहीं है। अरिथमेटिक तुम पढ़ो आराम से, अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्या मेंस में तुम्हारी अरिथमेटिक बहुत काम आएगी। मेंस में क्या डीआई के या फिर जो अलजेब्रा वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत देर में बनते हैं, उससे जल्दी अरिथमेटिक बन जाती है। तो अरिथमेटिक को नेग्लेक्ट मत करना कि मेरे को करनी नहीं है तो छोड़ दूँ, उसको मेंस में बहुत कम आएगी। और आई थिंक सो और तो कुछ है नहीं शायद बताने के लिए। इसका पोनी का नीपो था, हाँ ठीक है। बाकी वीडियो को ही एंड कर लेता हूँ, सारा आई थिंक मैंने कवर कर दिया है। अगर तुम्हें और कुछ जानना हो, पूछना हो तो बता देना। किसी और टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और टारगेट करो 60+ का, तुम्हारे आराम से 60+ आ जाएंगे। कट ऑफ हार्डली जाती है 50 या फिर 52 ही जाएगी मैक्स टू मैक्स, इतनी ही जाती है।
ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाती, क्योंकि तुम 2 बार का देख लो, 2 बार भी लास्ट टाइम भी लास्ट टू लास्ट 48 गई थी और लास्ट टाइम 49 गई थी। इस बार भी मैक्स टू मैक्स जा सकते हो, 52 जाएगी और तुम 60+ टारगेट करोगे, तुम्हारा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताई है चीज़ें ऐसे कर लो आराम से, तुम्हारा एक बारी करके देखना, जैसे जैसे मैंने तुम्हें बताया है, हफ्ते भर करके देखो, हफ्ते भर में तुम्हें खुद इंप्रूवमेंट मिलेगी मिलेगी। ठीक है, बाकी आई थिंक सो यही एंड करते हो। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, चैनल 5,000 सब्सक्राइबर्स के पहुंचने से बहुत जल्दी हो जाएंगे 5,000 सब्सक्राइबर्स, 150 आई थिंक सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो प्लीज़ इसको कर दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।